हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए बेटा, आ जाइए, आ जाइए बेटा, आ जाइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो 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 आकांक्षा जी, हेलो जागृति, हेलो नैन्सी, हेलो गुलफाम, संदीप, बनीता, प्रियंका, अफसाना, श्रेया, अलका, समीर, हर्षिता जी, हेलो आकांक्षा, शिवांगी, सिद्रा, नागेंद्र, जुनेद, बनीता, बबीता, आ जाओ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब अपने घरों पर एकदम स्वस्थ है, मस्त है। हेलो विशाल, हेलो विजय, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सब? हेलो हेलो सोनी, परी, गुड्डी सिंह, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी भी एकदम बढ़िया हैं, एकदम स्वस्थ है। ओके, हेलो, मैं भी एकदम बहुत बढ़िया हूं बच्चों, एकदम बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे से, मजे में, मजेदार। ओके, हाँ, आज की क्लास लंबी ले लो। अरे उतनी लूंगा जितनी लेऊंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं लूंगा। ओके, हाँ, ओके। तो उम्मीद आप सब अपने घरों पर एकदम बढ़िया है बेटा। स्टार्ट करें आज का लेक्चर। ओके, तो आज हम बात करेंगे यहां पर लेक्चर नंबर 6 के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6, और लेक्चर नंबर 6 में आज हम क्या करने वाले हैं, क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, क्या हम आज क्वेश्चंस लगाएंगे या थ्योरी पढ़ेंगे, सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ और इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स, जिसमें यहाँ पर पहला टॉपिक है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, जो हमारा कल आधा अधूरा रह गया था। फिर संघट्ट सिद्धांत, फिर सक्रियण ऊर्जा पढ़ेंगे, फिर अगले लेक्चर में फिर बाकी चीजें हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। हाँ जी, तो कल के क्वेश्चंस बन गए, कल के क्वेश्चंस बन गए बेटा। हाँ जी, हेलो हरी पाटीदार, हेलो 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 हेलो, कल वाले क्वेश्चंस बन गए आप सबसे? कल वाले क्वेश्चंस बन गए? ओके, नो सर, बनाओ बेटा, बनाओ मधुगोड़ बेटा, उन सबके सोल्यूशन डाउटनेट ऐप पर मिल गए, बन गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सूर्यदेव। हाँ जी, आ जाओ जी, आ जाओ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओके, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उत्तम उत्तम उत्तम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बढ़िया से। तो पिछले लेक्चर में जहां से छोड़ा था वहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे, सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज करवा दूं क्या बात कर रहे थे। हाँ, पिछले लेक्चर में हम स्टार्ट कर चुके थे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। हम लास्ट लेक्चर में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन देख चुके थे। ओके, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे प्रियंका जी। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम यहाँ पर वो पढ़ चुके थे। हरी पाटीदार बेटा, ब्लॉक कर दिए जाओगे, ठीक है, ब्लॉक कर दिए जाओगे, स्पैमिंग मत कर। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आगे का बनाते हैं, सारी बातों को देखते हैं। आज छुट्टी कर दीजिए प्लीज, नहीं पढ़ाऊं मैं, ठीक है बेटा। अंजलि जी, सर नोटिफिकेशन इतना लेट क्यों आता है? बेटा आप क्लास में आ जाया करो ना, आपको पता है क्लास जिस टाइम पर स्टार्ट होती है उसी टाइम पर होती। 19-20 कभी 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी, उसी टाइम पर होगी। अदरवाइज अगर क्लास नहीं है तो आपको पहले ही मना कर देंगे, ठीक है, कि भाई क्लास नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि 2 होती है, वो कहलाती द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के अंदर हमने ये देख लिया था कि मान लीजिए कोई क्रिया कारक है जो क्या बना रहा है बेटा, उत्पाद बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। तो फिर हमने क्या बोला था कि इसके लिए अगर मैं यहाँ पे रेट लिखूंगा तो रेट क्या हो जाएगा, Ka⁴ ओके, तो इसको हमने दूसरे तरीके से भी लिखा था, -dA/dt, -dA/dt, कि A के घटने की दर, ये भी तो अभिक्रिया का वेग ही है, ये भी किसके बराबर आ जाएगा, Ka⁴ 2। तो यहां पर एक तो हमने पहला समीकरण देख लिया था।
जो कि क्या था, अवकलित समीकरण था। फिर देन इसका हमने क्या किया था, समाकलन किया था और समाकलित वेग समीकरण निकाला था हमने। फिर हमने क्या किया था, इसका समाकलित वेग समीकरण निकाला था, और जो कि कुछ इस तरीके से आया था, जहां तक मुझे ध्यान है 1/AT माइनस 1/A0 बरोबर KT। हाँ या ना, कुछ इस तरह का ये समाकलित समीकरण आया था, 1/AT माइनस 1/A0 बराबर KT। और फिर अगर मैं इसको उस तरफ लेके जाऊं तो यहां पर इसको हमने ऐसे भी लिख लिया था, 1/AT बराबर 1/A0 प्लस KT। तो यहां पर हमने ऐसा ग्राफ बनाया था, किसके बीच में, 1/AT और T के बीच में, जहां पर ये x अक्ष पर y अक्ष पर काटा गया अंतखंड 1/A0 था, और इसका ढाल जो कि स्लोप है, प्रवणता है, वो कि क्या था, k था। तो उम्मीद है यहां तक कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, अच्छे से आपने समझ ली होगी। अब हम उसके बाद की चर्चा करते हैं। क्लियर, k का मात्रक क्या होगा, अर्धायु काल क्या होगा, n कोटि की अभिक्रिया होगी तो उसके लिए केस सोल्व करेंगे, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ओके, और फिर एक क्वेश्चन और है जो मैं करवाना चाहता हूं, वो करवाऊंगा, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बना लेंगे, फिर बाकी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया पुराना बखान जो मैंने आपको करवाया, जो मैंने आपको पढ़ाया, क्लियर हो गया। ओके, हाँ, एक कल मैंने आपको ये भी बताया था ना कि बेटा जो दर है वो a स्क्वायर के समानुपाती है, हाँ या ना। तो यहां पर मैंने आपको पहला, अगर मैं ग्राफ दर और a स्क्वायर के बीच में बनाऊंगा, a स्क्वायर के बीच में, तो r a स्क्वायर के डायरेक्ट समानुपाती है, तो इसमें तो सीधा ऐसा ग्राफ आ जाएगा। लेकिन अगर यही ग्राफ में दर और a के बीच में बनाऊं, a के बीच में बनाऊं, तो मैंने आपको बताया था कि आप a के अंदर मान रखते जाओगे तो यहां पर ऐसा ग्राफ बन कर आएगा। ठीक है, तो r और a के बीच में यहां पर वलयाकार बनेगा, पैराबोला टाइप, और यहां पर स्ट्रेट लाइन बजाएगी मूल बिंदु से। ठीक है, ये दोनों ग्राफ भी आपको ध्यान में समझ में आने चाहिए। कल एक बच्चे ने बोला कि सर ये गलत है क्या, नहीं बेटा ये सही होते हैं, सही है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं लेनी है। इतनी बात समझ में आ गई। अब उनके बाद इतना प्रोग्राम हमने कर लिया था, अब देखो द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। हेडिंग डाल लो और फिर यहां से स्टार्ट करना, लिखना स्टार्ट कर दो। हाँ हाँ जी बेटा, सेकंड कोटि की रिएक्शन से सवाल आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, लिख लो। हाँ, अब यहां पर हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर, लिखो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का मात्रक, के का मात्रक बताओ क्या आएगा इसका, के का मात्रक, के का मात्रक क्या आएगा भाई, बता दो फटाफट से। के का मात्रक बता दो क्या होगा, कौन सा लेक्चर है, पता नहीं है मेरे को कौन सा लेक्चर है। हाँ जी, के का मात्रक क्या होगा बेटा, मुझे भी नहीं याद सुमित कौन सा लेक्चर है। सोहेल जी बताओ बेटा, मुझे याद नहीं बेटा लेक्चर नंबर कौन सा है। ओके, तो के बराबर हमने पढ़ा था कि मोल पर लीटर की पावर होता है 1 माइनस n, और यहां पर आता है समय इनवर्स। ओके, हाँ जी, सेकंड में ले लोगे तो क्या बन जाएगा, यहां पर n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए यहां पर 2 रख दो, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो मोल पर लीटर का -1 पलट दो तो लीटर ऊपर चला जाएगा, मोल नीचे आ जाएगा, तो इसका मात्रक बन जाएगा, मोल आएगा इनवर्स में लीटर मोल इनवर्स, और यहां पर टाइम इनवर्स, टाइम को अगर अपन सेकंड में ले लें तो सेकंड इनवर्स। हाँ ठीक है, ओके, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ओके, ये कभी कभी आप देखो ध्यान से, क्वेश्चन में आपको बहुत चीज दे रखी होगी और एक के का मान दे रखा होगा, तो के का मान देख करके भी आप बता सकते हो कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है या शून्य कोटि की है या सेकंड ऑर्डर है या इनके अलावा कोई दूसरी कोटि की है। ओके, तो जितना हमने पढ़ा वहां से अब आगे हम बढ़ते हैं। वेरी गुड गुनगुन, तो हमने के का मान निकाल लिया।
अब अर्धायु काल की गणना करते हैं। अब अर्धायु काल की गणना करते हैं कि यहां पर किस तरीके से अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता के ऊपर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, वो देख लेते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया? यूनिट से देख लेंगे। अब चंदू आगे देखो। हाँ जी, अर्धायु काल की गणना, अर्धायु काल की गणना, अर्धायु काल की गणना। हाँ भाई, अगर हम यहां पर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ देखें तो टी हाफ बता सकते हो? टी हाफ बता सकते हो? इसके लिए सिंपल है भाई, जब समय क्या होगा, जब टी बराबर टी हाफ होगा तो उत्पाद में परिवर्तित मात्रा कितनी होगी? जब टी बराबर, हाँ शायद, जब टी बराबर टी हाफ होगा बेटा, जब टी बराबर टी हाफ होगा तो क्या होगा? x का मान क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा क्या? हाँ या ना? तो अगर हम यहां पर, जैसे कि ये समीकरण जानते हैं, इसकी जगह मैंने आपको दूसरी बताई थी, x बराबर a/2, तो यहां पर अगर हम बात करें, चूंकि हम जानते हैं ना 1/a माइनस एक्स अपॉन में 1/a बराबर kt होता है। अरे 80 माइनस 1/80 माइनस 1/a0 बराबर kt होता है। तो यहां पर इसको रख दो। x का मान कितना है? a/2। a में से आधा a/2 गया तो कितना बच जाएगा? a/2 बच जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा? a माइनस a/2 माइनस a बराबर kt। तो यहां पर इसको सोल्व करोगे तो a/2 बच जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2a अपॉन a माइनस 1/a बराबर kt। तो 2 में से 1 गया तो कितना बच गया? 1। तो यहां पर कितना आ जाएगा? ये a अपॉन a बराबर kt। अच्छा, टी हाफ, टी हाफ, टी हाफ, टी हाफ, टी हाफ। तो यहां पर बेटा मेरे पास टी हाफ का फॉर्मूला आ गया। टी हाफ बराबर हो गया 1/1 k गुणा a, या a गुणा k। a क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। जहां a क्या है? जहां a क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। किसकी? क्रियाकारक की। हाँ जी, 1/ka। वेरी गुड बेटा। बेटा कविता, हाँ जी यार देखो ध्यान से, कविता जी आप पढ़ तो नहीं रहे हो, मेरी बातों पे जाने का ध्यान दे रहे हो, इन बच्चों की बातों पे ध्यान दे रहे हो, जो मैं बता रहा हूं उस बात को तो सुन ही नहीं रहे हो, फिर मैं क्यों कमेंट देखूं आपके? बताओ ना। ओके, तो बेटा जहां पे मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं इन बातों पे ध्यान दो ना, कि सर ये नंबर दे दो, मेरे को भी दे दो भाई, ठीक है पढ़ लो ना। ओके, ये टेस्ट परी जैन बेटा, ये चैप्टर टेस्ट में नहीं आएगा, उतना ही आएगा जितना मैंने आपको बताया था, ठीक है? तो बार बार आप ये चीजें ना पूछें, ठीक? ओके, इससे अच्छा नहीं लगता है ना, अगर हम एक ही चीज बार बार पूछते हैं तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है। तो यहां पर अर्धायु काल की गणना हमने कर ली, तो यहां पर टी हाफ और प्रारंभिक सांद्रता कैसी है? व्युत्क्रमानुपाती है। यहां पे जरा देखो ध्यान से, इतना आपने लिख लिया बेटा, इतना आपने लिख लिया, तो यहां पर हम ये समझ सकते, अरे यहां पर हम ये समझ सकते हैं टी हाफ बराबर क्या हो गया? 1/a गुणा k। k क्या है यहां पर? वेग स्थिरांक है। a क्या है? प्रारंभिक सांद्रता है। तो यहां पर हम ये जरूर बता सकते हैं, तो टी हाफ क्या प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती आया, शून्य कोटि में प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती आया, फर्स्ट ऑर्डर में निर्भर ही नहीं करता, और सेकंड कोटि में व्युत्क्रमानुपाती आया। अतः ये लिख लो, अतः सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ क्रियाकारक की
प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर हो गया? तो ये हमने देखा और उसको देख करके यहां पर सारा काम कर दिया। तो अगर यहां पर ग्राफ बनाया जाएगा तो कैसे बनेगा? टी हाफ और ए के बीच में ग्राफ बनाया जाए। ए क्या है? क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता। तो जरा देखो ध्यान से, मैं यहां पर वापस से आपको दो ग्राफ बनवाऊंगा, एक तो टी हाफ और प्रारंभिक सांद्रता के बीच में। तो हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे मैं ए का मान बढ़ाता जाऊंगा इसका मान घटता जाएगा। ओके, तो यहां पर क्या होता जाएगा? अगर प्रारंभिक सांद्रता बढ़ती जाएगी तो हाफ लाइफ कम होती चली जाएगी। तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा, पहला ग्राफ तो ये। अब इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन बेटा मैंने ये कर दिया कि यार यही ग्राफ अगर मैं टी हाफ और 1/, प्रारंभिक सांद्रता कर दूं, 1/, प्रारंभिक सांद्रता कर दूं, तो ग्राफ कैसा आएगा? तो आप यहां पे जरा देखो ध्यान से, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए, सबके लिए नहीं है, सिर्फ द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए। ये दोनों ग्राफ किसके लिए? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, 1/a ये क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। तो 1/a तो इसके समानुपाती आ ही रही है ना, चिन्ह क्या है? समानुपाती का। टी हाफ समानुपाती 1/a के, तो टी हाफ समानुपाती 1/a के, तो यहां पे ग्राफ ऐसा जाएगा। लेकिन अगर मैं टी हाफ और a में देखूं तो ये ऊपर है, ये नीचे। a और टी हाफ एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती है, परंतु टी हाफ और 1/a तो समानुपाती है ना। ये अगर इस पूरी राशि का मान बढ़ेगा तो इसका भी तो बढ़ेगा। इसका पूरी राशि का मान बढ़ाते जाओ, इसका मान बढ़ता जाएगा। वो कब बढ़ेगा? जब ए का मान छोटा और छोटा रखते जाओ। तो प्रारंभिक सांद्रता के टी हाफ व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन 1/a कर दे तो फिर समानुपाती वाला ग्राफ बन जाएगा। तो दोनों समझ में आने चाहिए। कैसे ग्राफ पूछे जा रहे हैं उन पे ध्यान रखना होगा, अच्छे से कर लोगे। ठीक है, ये ग्राफ समझ में आया बेटा? ये दोनों किसके ग्राफ है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के ग्राफ है। अब मान लो हमने प्रथम शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ ली, फर्स्ट ऑर्डर की पढ़ ली, सेकेंड ऑर्डर पढ़ ली। अब अगर मान लो इसके अलावा भी कोई एनवी कोटि की अभिक्रिया आ जाती है तो उसके लिए समाकलित समीकरण कैसे लिखेंगे? टी हाफ और प्रारंभिक सांद्रता में क्या संबंध होगा? ऐसी बहुत सारी चीजें अब वो डायरेक्ट लिख लेंगे, या फिर उस समीकरण के आधार पे आप सारे सूत्र ऑटोमेटिकली याद कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ओके, तो देखो ध्यान से कैसे। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले वो पढ़ लेते हैं। एनवी कोटि की अभिक्रिया के लिए, हाँ जी, अब हेडिंग डाल लो, एनवी कोटि की अभिक्रिया के लिए। हाँ जी, माना कोई अभिक्रिया एनवी कोटि की है, माना, लिखते जाओ, माना कोई रिएक्शन, माना कोई अभिक्रिया एनवी कोटि की, पता नहीं है उसकी कोटि की, एनवी कोटि की है, कोटि की है। ए से यहां पर उत्पाद बन रहा है, ठीक है। तो पहली बात, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? दर। दर कैसे लिखी जाएगी? के ए की पावर एन, एन क्या है? इसकी कोटि हो जाएगी। पहली बात तो दर ऐसे लिख देंगे। दूसरी बात, इसकी अवकलित समीकरण लिखनी हो तो अवकलित समीकरण लिखनी हो तो इसमें भी ज्यादा कोई बीटी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। माइनस dA/dt, ऐसे अगर ऑप्शन में दे रखा हो तो वहां पर ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गई इसकी दर। यहां पे n का मान आप अगर 0 रखोगे तो प्रथम कोटि वाली समीकरण बन जाएगी, 1 रखोगे तो n का मान 0 रखोगे तो प्रथम कोटि वाली बन जाएगी, 1 रखोगे तो
फर्स्ट ऑर्डर, 2 रखोगे तो सेकंड ऑर्डर, थर्ड रखोगे तो थर्ड ऑर्डर, ऐसे बनती जाएगी बनती जाएगी बनती चली जाएगी। क्लियर? अब देखो समाकलित समीकरण। हाँ जी, थर्ड समाकलित वेग समीकरण। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे इसमें फॉर्मूला लगता है बेटा KT बराबर 1/n-1, 1/n-1 ब्रैकेट में 1/a-x माइनस, अच्छा इसको बड़ा ब्रैकेट लगाता हूं इसमें, हाँ जी, यहां पर 1/a-x की पावर n-1, जो यहां है वही आ जाएगा घात में n-1, फिर माइनस 1/a की पावर n-1, बस ये इसका फॉर्मूला आ गया। आप n बराबर, बस 0 नहीं रख सकते यहाँ पे, क्यों? क्योंकि अगर मैं 0 रख दूंगा ना तो n बराबर 1 नहीं रख सकता मैं इस समीकरण में। 1 - 1 0, 1/0 नॉट डिफाइंड, वो परिभाषित नहीं होता है, इसलिए तो बाकी सब मान रख सकते हो इसमें। ये सूत्र आ गया। इस सूत्र में जरा देखो ध्यान से, n बराबर आप 1 नहीं रख सकते, बस n बराबर 1 नॉट पॉसिबल, बाकी आप कोई भी मान रख दो चल जाएगा। n बराबर जैसे कि 2 रखो, n बराबर 2 रखोगे तो 2 - 1 1 हो जाएगा, तो ये वाला पद हट जाएगा, 2 रख दो, a-x बच जाएगा। यहां पर सेम ये, तो देखो ध्यान से, यहां से आप द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण निकाल सकते हो। सेम ये वाला ध्यान रख लो, सब कुछ याद हो जाएगा। ओके, तो ये समाकलित वेग समीकरण है। और थर्ड बात, अर्धायुकाल और प्रारंभिक सांद्रता में क्या संबंध है? ये प्रारंभिक सांद्रता ये, और ये बची हुई सांद्रता है t समय बाद। ओके, हाँ जी, प्रारंभिक सांद्रता A एवं अर्ध आयु काल में संबंध, अर्ध आयु काल में संबंध। प्रारंभिक सांद्रता और अर्धायु काल में संबंध। तो यहां पे जरा देखिए ध्यान से, टी हाफ किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए समानुपाती होता है 1/a की पावर n-1 के। ये संबंध होता है टी हाफ और प्रारंभिक सांद्रता में, ये संबंध होता है। जहां n क्या है बेटा? जहां n है कोटि, जहां n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n का मान आप कुछ भी रखें, n बराबर यहां 0 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। n बराबर 0 रखोगे -1 आ जाएगा, तो 1/a की पावर -1 पलट दोगे, ऊपर आ जाएगा a, तो डायरेक्ट समानुपाती हो जाएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समानुपाती होता है। n बराबर 1 रख दो, 1 - 1 0, तो किसी भी घात 0 उसका मान 1 आता है। टी हाफ नियत रहेगा, a का मान कुछ भी रखते जाओ, ठीक है। n बराबर 2 रख दो, तो 2 - 1 1/a बच जाएगा। तो अभी अभी हमने देखा ना कि टी हाफ 1/a के समानुपाती, इस तरीके से। तो यहां पर ये डायरेक्ट आ गए। तो एनवी कोटि की अभिक्रिया के लिए एक ये फॉर्मूला, ये प्रथम द्वितीय कोटि के लिए पूछे, तृतीय कोटि के लिए पूछे, किसी भी कोटि के लिए पूछे, इसमें डाल दो, खत्म मामला, ठीक है। अरे क्लियर है? बहुत सिंपल है बेटा, ये पूरा चैप्टर बहुत आसान है। आपने शून्य कोटि की पढ़ी, फिर आपने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा, आपने सेकंड ऑर्डर पढ़ा, सब एक दूसरे से रिलेटेड ही है, कुछ अलग नहीं है इस चैप्टर में। सब कुछ सिंपल सी चीजें हैं, बहुत आराम से आप करते जाओगे। पहले हमने किसी भी अभिक्रिया की दर लिखना सीखा, उसके आधार पर कोटियां ज्ञात करना सीखा, फिर उसमें थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े सवाल किए, फिर शून्य कोटि की अभिक्रिया देखा, उसमें ज्यादा कुछ न्यूमेरिकल बनते नहीं है, ज्यादा न्यूमेरिकल बनते फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर, उस पे हमने बढ़िया प्रैक्टिस करी आई होप। फिर उसके बाद हमने सेकेंड ऑर्डर पढ़ा, उसमें भी कुछ ज्यादा खास नहीं था, उसके फॉर्मूले देखे, देन ये एनवी कोटि की अभिक्रिया। तो इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं, आराम से आप इस रिजल्ट को ध्यान रख लो, इसको रिजल्ट ध्यान रख लो, काम खत्म। अब जैसे कि सपोज कीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सांद्रता की जगह दाब दे दिया जाए, तो
भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हमने क्वेश्चन किए थे उनमें सांद्रता की जगह दाब दे दिया जाए तो बेटा हम कैसे करेंगे? तो जैसे कि कहां गया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ कैसे करेंगे? हाँ जी, हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल एग्जामिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आते हैं इससे। हाँ जी, अब यहां पर एक क्वेश्चन हमें दिया गया है। अरे भाई बार बार स्पैमिंग मत कर मिस सौरभ जी, भाई मिस मत करो मत करो, तुम्हारे नाम में मैंने फोटो खींच के ना उनको बोल दूंगा, ब्लॉक कर देंगे वो, ठीक है? हाँ जी बेटा, बार बार स्पैमिंग ना करें। सर मैं आज पहला दिन क्लास कर रहा हूं। बेटा आज कैसे आया आप इस क्लास में? ठीक है, तो आप पहले पुराने लेक्चर्स देखो, अभी डायरेक्ट यहां से मत देखो, दिक्कत आएगी, ठीक है, अगर आप पहली बार आए तो। हाँ, अब इस क्वेश्चन को करना है, कैसे करें? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, A से 2B प्लस C दे रहा है। देखो ध्यान से, प्रारंभिक दाब PI है और बाद में T समय बाद कुल दाब PF है। ओके, तो दर नियतांक K का मान क्या होगा? मतलब वही K हमें ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, अच्छे से आपको हो जाएगा। लीला सर एनसीईआरटी संपूर्ण चेक करो। क्या चेक करो बेटा उसमें? ग्राफ से क्वेश्चन, भाई तुम्हारे कमेंट खोल के पाप करता हूं मैं। ग्राफ से क्वेश्चन तो बेटा अपन कर लेंगे, ठीक है, ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी देख लेंगे। अभी करा भी था एक ग्राफ वाला क्वेश्चन, ग्राफ देख करके आपको बताना है कौन सी कोटि का, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहां पर इस क्वेश्चन को आप समझो, बढ़िया से समझो, अच्छे से क्लियर करो क्या ये कहना चाह रहा है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अच्छी बात है। क्या दे रखा है इसने? ए गैस में दे रखा है, यहां पर ये 2 भी बना रहा है गैस में, और यहां पर ये C बना रहा है ठोस। अब देखो ध्यान से, गैस के लिए दाब इस्तेमाल करते हैं, ठोस के लिए दाब का तो ठोस पे तो दाब का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। ओके, तो ये गैसीय, ये गैसीय, ये ठोस है। अब यहां पर हमें बोल रहा है कि प्रारंभिक दाब PI है, तो T बराबर 0 पर जब अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई तो टोटल प्रेशर PI, प्रारंभिक दाब PI है, सारा प्रेशर इसी के ऊपर लग रहा था क्रियाकारक की, बाकी तो ये तो बने ही नहीं, इन पे तो कोई प्रेशर होगा नहीं। अब देखो ध्यान से, T समय बाद, T सेकंड बाद, हाँ जी, कुल दाब PF है। उसने क्या बोला कि जो टोटल प्रेशर है वो क्या है? PF है, PF है, ये उसने बोला टोटल प्रेशर PF है। ओके, अब हमको इसको सोल्व करना है। देखो यहां पे मेरे ज्यादा जगह नहीं है, मैं इसको आगे सोल्व करता हूं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बढ़िया से अपन इसको क्लियर कर लेते हैं। हाँ जी, यहां पर देखो ध्यान से, हमें वो अभिक्रिया दे रखी थी कि A गैस गिव्स 2B गैस प्लस C सॉलिड। तो हमने मान लिया बेटा T बराबर 0 पर उसने क्या दे रखा था? दाब के पदों में दे रखी थी ना, वो सांद्रता की जगह दाब दे रखा था, तो हम दाब रख देंगे, क्या दिक्कत है, दाब रख दें। यहां पर प्रारंभिक दाब PI, ये बना ही नहीं तो 0 0। अब बोल रहा है वो T बराबर T सेकंड पर कुल दाब, टोटल फाइनल कुछ भी हुआ, घटा बढ़ा जो भी था, उसने बोल दिया कि वो PF है। अब जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, प्रारंभिक प्रेशर PI मान लिया, जैसे हमने प्रारंभिक सांद्रता क्या मानी थी? A। फिर क्या हुआ था? T समय पश्चात A में से कुछ मात्रा निकलकर आपके उत्पाद में कन्वर्ट होती थी। तो सेम जरा देखो ध्यान से, जब हमारे पास सिर्फ A था तो टोटल प्रेशर इसी की वजह से था, इस पर ही प्रेशर लग रहा था, लेकिन अब ये भी तो गैसीय बना है तो प्रेशर तो इस पे भी लगेगा। तो यहां पर जरा देखो ध्यान से, प्रारंभिक प्रेशर PI में से कुछ प्रेशर कम हो गया, वो इधर स्थानांतरित हो गया। जैसे 1 मोल से 2 मोल बन रहे थे,
तो इसकी जब x मात्रा निकलती थी तो इसकी 2x बनेगी, क्योंकि देखो इसका गुणांक 2 है, 1 मोल से 2 मोल, तो जितनी सांद्रता इसकी निकलेगी उसकी डबल सांद्रता इसकी प्राप्त होगी। तो सेम अगर इसका प्रेशर इधर P कम हो रहा है तो यहाँ पे क्या 2P बढ़ जाएगा, 2P। और ये तो ठोस है, ठोस के लिए ठोस पर तो दाब का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, हाँ या ना। तो प्रारंभिक दाब इतना, और यहां पर अंतिम दाब उन्होंने दे रखा है PF। तो यहां पर जो T समय बाद कुल दाब कितना होगा, इस पर लगने वाला प्लस इस पे लगने वाला, इस पे तो दाब ही नहीं लग रहा ना, तो कुल दाब T समय पश्चात, भाई हम एक पात्र में अभिक्रिया करवा रहे हैं, उस पे दाब लगा रखा है, पहले सिर्फ A था तो A पे दाब लग रहा था, लेकिन A से अब कुछ B बन चुका है तो इस पे दाब कुछ घट गया होगा, उस पे चढ़ गया हो, तो दाब तो उतना ही है ना। लेकिन देखा जाए तो A कम हो रहा था, B बढ़ रहा है, तो B गैसीय प्रोडक्ट है तो उस पे भी दाब लगेगा उसके गुणांकों के हिसाब से, हाँ या ना। तो अब देखो बाद में टोटल प्रेशर कितना हो गया, हाँ जी, तो T सेकेंड बाद कुल दाब जो कि हमारे पास क्या है PF है, इसका मान कितना हो जाएगा PI, मिश्रण में जितने भी उन सबके दाबों का योग, PI माइनस P, ये A पे लगा, प्लस B पे क्या लगा 2P लगा, इस पे कितना लगा बेटा 0, क्योंकि वो ठोस है, ठोस पे कोई दाब तो लगता ही नहीं। अब यहां पर हमें क्या क्या चीजें करनी है ये हमने पहले हमने कुल दाब निकाल लिया, तो PF का मान कैसे निकला, PF का मान क्या आ जाएगा PI माइनस P, और ये प्लस का 2P, तो ये आ गया PI प्लस P। अब जरा देखिए ध्यान से, यहां पर मेरी बात ध्यान से समझो मेरी बात को। हम जो सूत्र जानते हैं, चूंकि हम फॉर्मूला जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, वो क्या होता है 2.303 अपॉन T log A0 अपॉन AT, ऐसा कुछ, कि प्रारंभिक सांद्रता अपॉन T समय बाद सांद्रता। तो अगर इसको मैं दाब के पदों में लिखूं बेटा, तो दाब के पदों में ये तो हम जानते हैं, अगर मैं इसको दाब के पदों में देखूं तो प्रारंभिक दाब बटे T समय बाद दाब, किसका क्रियाकारक का, प्रारंभिक दाब, ये प्रारंभिक सांद्रता किसकी थी क्रियाकारक की थी, और T समय बाद भी सांद्रता किसकी थी क्रियाकारक की थी, तो प्रारंभिक दाब बटे T समय बाद दाब, यस और नो, हाँ या ना, हाँ, प्रारंभिक दाब क्रियाकारक का बटे T समय बाद जो दाब उस पे लग रहा है वो यहां पे रखना है, क्लियर है मामला, प्रारंभिक दाब बटे T समय बाद दाब जो उस पे लग रहा है, अंतिम दाब जो उस पे लग रहा है। तो यहां पर अगर मैं दाब के पदों में लिखूंगा तो दाब के पदों में क्या हो जाएगा, तो दाब के पदों में हाँ जी, K बराबर 2.303 अपॉन में T log, यहां पर हो जाएगा कि भैया प्रारंभिक दाब अपॉन में T समय बाद दाब कितना रह गया A पर, PI माइनस P। देखो ना ध्यान से, भाई प्रारंभिक दाब A पे कितना था PI था, T समय बाद कितना रह गया PI माइनस P। याद करो हम जब सांद्रता लेते थे तो A अपॉन A माइनस X लिखते थे, A अपॉन A माइनस X लिखते थे, तो वो लिख दिया। अब जरा देखिए ध्यान से, ऑप्शन में कहा गया, ऑप्शन में PI और PF है, PI PF PI PF PI PF, तो यहां पर हमारे पास देखो PI है PF है, ये P नहीं है, इस P को गायब करना पड़ेगा, इस P को गायब करना पड़ेगा। तो यहां से बेटा P का मान निकाल लो, P का मान कैसे, PI को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा PF माइनस PI। बोलो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऐसा एक क्वेश्चन और दूंगा, हैंड टू हैंड बना लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मैंने PI का मान निकाल लिया और PI माइनस P चाहिए ना मेरे को, या तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे PI माइनस P कर देता, लेकिन यहाँ पे ये उधर 2P बच जाता है ऐसा, ठीक है, मैंने यहां से P का मान निकाल लिया, इस P का मान मैं यहां रख दूंगा, ठीक है। PI हमें पता है, इस P की जगह हम क्या रख देंगे, ये PF माइनस PI रख देंगे, सोल्व कर लेंगे। तो
ये सांद्रता के पदों में, दाब के पदों में ऐसे आ गया। तो यहां पर अगर हम सोल्व करें k बराबर 2.303 अपॉन में t log प्रारंभिक दाब अपॉन में t समय बाद अंतिम दाब क्या था, Pi माइनस P था। अब P की जगह क्या रख दें हम, P की जगह रख दो सर आप PF माइनस PI, PF माइनस PI, बस चिन्हों का जरूर ध्यान रखें। सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो k बराबर 2.303 बाई टी log PI अपॉन, ये माइनस माइनस अंदर गुणा होगा प्लस हो जाएगा, प्लस का PI और ये एक PI 2PI माइनस PF, तो ये हो गया। तो k बराबर 2.303 अपॉन टी log PI अपॉन 2PI माइनस PF हो गया। तो यहां पर इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? क्लियर? ऐसा ही सेम एक क्वेश्चन हम अगर और बना लें, उसका आंसर कुछ और आ जाएगा। ये समझ में आया? ये माहौल समझ में आया क्या चल रहा है यहां पर? ओके, तो दाब के पदों में यहां पर आप इस तरीके से, जहां पे ये प्रारंभिक सांद्रता होती थी A की और ये T समय बाद सांद्रता होती थी, तो यहां पे प्रारंभिक दाब बटे T समय बाद दाब, तो प्रारंभिक दाब बटे T समय बाद दाब, इसका मान रख दोगे, यहां पे काम हो जाएगा। बोलो, अरे आसान है ये वाला क्वेश्चन। एक बार कमेंट बॉक्स में हाँ या ना बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब जैसे कि देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, आप ट्राई करना। जैसे कि देखो क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन बना लेते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसका प्रारंभिक दाब PI है और T समय बाद कुल दाब है, तो दर नियतांक K का मान होगा। ऐसा एक क्वेश्चन हमने बना लिया, ठीक है। माना प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया है, A gas gives 2B gas plus C gas। ओके, यहां पे C भी गैस है। ओके, इसके लिए प्रारंभिक दाब PI है एवं T सेकेंड बाद दाब कुल दाब, भाई बचा हुआ जो फाइनल प्रेशर है, ठीक है, वो कुल दाब कितना है, PF है, तो K बराबर होगा। कर सकते हो, सिंपल सा है। हाँ या ना, सिंपल है। देखो, A गैस लिखा, फिर इसको कन्वर्ट किया 2B गैस में, प्लस यहां पर C गैस में। हाँ जी, क्लियर। अच्छा, ऊपर खाली छत पे लिख लेना, ठोस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ताकि आपको वो पता लग जाए कि मैंने वहां पे C को 0 क्यों किया, क्योंकि वो ठोस था बेटा। ओहो, कहां गया? हाँ, ये क्या है, ठोस है, ठीक है। ठोस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठोस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इस पे तो कोई प्रेशर ही नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं यहां पर ये गैस ले लूं, मैं नोट लगा के लिख लेना बेटा ऊपर छत पर, ठोस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ठोस असंपीड्य होते हैं। हाँ, अब अगर हम बात करें T बराबर 0 सेकेंड पर, जो इस पर, भाई पूरा प्रेशर तो इस पे लगेगा, प्रारंभिक प्रेशर हमने मान लिया PI, ये 0, ये 0, तो जैसे सांद्रता को डील करते थे वैसे ही दाब को डील करो। अब बोल रहा है कि T समय बाद टोटल प्रेशर बोल दिया इन्होंने PF, T बराबर T सेकेंड बाद टोटल प्रेशर PF, ये उन्होंने बोल दिया। लेकिन हमको पता है कि जैसे सांद्रता होती थी ना, वैसे ही मैं सोचूंगा, इसमें से कुछ दाब
कम हो गया, इसका इसके ऊपर कुछ दाब कम हो गया, वो इनमें बट गया, 1 मोल से 2 मोल और वो 1 मोल। तो इसमें से कुछ प्रेशर जैसे कि P प्रेशर कम हुआ तो इधर 2P बढ़ जाएगा और इधर P बढ़ जाएगा क्योंकि ये गैस है। तो अब तो कुल दाब क्योंकि ऑप्शंस PI और PF के रूप में ही होंगे तो हमें इस P का मान याद करना है। तो कुल दाब PF बराबर क्या हो जाएगा, A पे लगने वाला दाब प्लस B पे लगने वाला दाब प्लस C पे लगने वाला दाब। यस और नो, हाँ या ना। तो ये -P से प्लस का P छम छम, तो यहां पर आ गया ना बेटा PF बराबर PI प्लस 2P। PF बराबर क्या आ जाएगा, PI प्लस 2P। अब वहां से P का मान निकाल लो, क्या आ जाएगा, PF माइनस PI बटे 2। रटना मत, मैं क्या बोल रहा हूं, रटोगे तो कब तक रटोगे, कॉन्सेप्ट को समझो अच्छे से, सारी बातें क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल यहां पर दाब के मान रखने बस, और कुछ नहीं करना। जैसे पहले हमने सांद्रता ली थी, इस बार दाब ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे बेटा, और कुछ नहीं कर रहे हम। डन है मामला, ओके ठीक। तो ये हमने रख दिया। अब वहां से बस P का मान निकाल लो। क्यों निकाल लो, क्योंकि हमें यहां पर ऑप्शन जो आएंगे ना, ऑप्शन जो होंगे वो PI और PF के रूप में ही होंगे, ठीक है, उसके लिए। तो वहां से मैंने P का मान निकाल लिया, PF माइनस PI बटे 2। देखो PI को इधर भेज दिया, 2 का भाग लगा दिया, हाँ जी। तो चूंकि हम जानते हैं K बराबर 2.303 अपोन में T लोग प्रारंभिक दाब अपोन T समय बाद A पे लगने वाला दाब, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, और इसको अलग से मैं लिखवा भी दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। यहां पर हो गया PI अपोन में PI माइनस P, A पे लगने वाला, क्रियाकारक पे लगने वाला प्रारंभिक दाब बटे T समय बाद दाब। अब A तो यहां पर A पे तो पहले दाब इतना लग रहा था, बाद में इतना लग रहा है ना, तो इसका अनुपात बटे इसका अनुपात रख दिया। अब ये P हमारे पास एक्स्ट्रा आया, तो उस P के लिए हमने यहां पर ये मान निकाल दिया। अरे बोलो क्लियर है, लेकिन मुझे यहां पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई, PI माइनस P का मान निकालना पड़ेगा, हाँ या ना भाई, PI माइनस P का मान निकालना पड़ेगा, बहुत टेढ़ा हो जाएगा। तो P का मान इतना है, PI में से घटा के देख लें यहाँ ऊपर अलग से साइड में, फिर डायरेक्ट रख देंगे, या फिर यहां रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान आ गया तो PI माइनस P कितना होगा, PI माइनस P कितना होगा, यहाँ पे यही मान चाहिए ना, तो मैंने ऊपर ही निकाल लिया वो। PI में से इसको घटा दो, PI माइनस P का मान ये रहा, PF माइनस PI बटे 2, हाँ या ना। तो अब जरा देखो ध्यान से, LCM कितना आएगा बेटा, 2 आएगा, 2 PI, फिर ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो 3 PI हो जाएगा, ये 3 PI माइनस PF हो जाएगा। तो यहां पर PI माइनस P का मान कितना आया, 3 PI माइनस PF बटे 2, यहां रख दो डायरेक्ट, तो K बराबर आ गया 2.303 अपोन में T log PI अपोन PI माइनस P का मान क्या रख दूं मैं, 3 PI माइनस PF बटे में 2 आया, ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो K बराबर फॉर्मूला आ गया 2.303 अपोन में T log 2 PI अपोन में 3 PI माइनस PF। एक बार बता दो जरा आपकी हाँ या ना, आपकी रजामंदी बता दो भाई। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, हो गया बट बहुत लंबा। अरे ठीक है, लेकिन एक बार मैंने अपनी तरफ से करवा दिया, क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया बेटा, ओके। ये लोग 10 वाला है बेटा, ये लोग 10 वाला है, हो गया सबका यही आया, सबका यही आया, ओके
हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, यहां पे जरा देखो ध्यान से, प्रथम कोटि के लिए, ये लिख लो, ये लिख लो, प्रथम कोटि के लिए के सांद्रता के पदों में, सांद्रता के पदों में हम जानते हैं क्या होता है, वही होता है 2.303 अपॉन में टी लोग, शॉर्ट में लिख लो A0 अपॉन AT। भाई प्रारंभिक सांद्रता, टी समय बाद सांद्रता, दाब के पदों में लिख लो, के पदों में लिख लो, के बराबर 2.303 अपॉन में टी लोग P0 अपॉन PT। ओके, हाँ या ना, ऐसे लिख लो। अरे लोग क्या होता है बेटा, रेगुलर पूरी क्लास देख तब पता चलेगा लोग क्या होता है। हाँ जी, P0 क्या है, प्रारंभिक दाब, और PT क्या है, T समय बाद क्रियाकारक पर दाब, क्रियाकारक पर दाब। हाँ जी, क्लियर हो गया, अरे क्लियर हो गया। राज कश्यप, ओके, PI अपॉन PT, वेरी गुड। हाँ जी, ऊपर का PI का मान भी तो रख सकते थे ना। अरे बेटा देख ध्यान से, PI अपॉन, ये तो प्रारंभिक दाब है, इसकी जगह रखना है ना, इसकी जगह T समय बाद कितना दाब लगा। तो भाई देख, प्रारंभिक सांद्रता, अपन सांद्रता में क्या रखते थे, A अपॉन A माइनस एक्स, तो A माइनस एक्स का काम क्या कर रहा है, ये PI माइनस P, PI माइनस P, PI माइनस P। ये 3PI कैसे आया बेटा, जोड़ बाकी गुणा भाग तो आता होगा आपको। एलसीएम लोगे ना 2, तो 2PI ये प्लस PI कितना हो जाएगा, 3PI। हाँ जी, अब अगली बात, अब अगली बात, अब अगली बात, ये क्लियर हो गया, हो गया ये क्लियर। तो यहां पर हमने ये दो क्वेश्चन भी देख लिए, दाब के पदों में भी आ जाए तो आप आराम से डील कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आयतन में भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको बस उतना सा ही चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं करना। प्रारंभिक अपॉन टी समय बाद, दैट्स इट, कैसे भी खेल सकता है, लेकिन तुम्हारे नीट में ज्यादा नहीं आता, इसलिए बोल रहा हूँ। ये एक क्वेश्चन देखा मैंने तो मैंने उसके लेवल पे क्वेश्चन करवा दिए, समानांतर कोटि की अभिक्रियाएं नहीं तुम्हारे, तो कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर आगे देखते हैं, इतनी बात क्लियर हो गई। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में सारा बखान देख लिया, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के बारे में सारा बखान देख लिया, और उसके बाद अर्धायु काल देख लिया, एन कोटि की अभिक्रिया देख ली, सब देख लिया। अब देख लो अभिक्रियाओं के लिए संगट्ट सिद्धांत, रासायनिक अभिक्रियाओं का संगट्ट सिद्धांत, हेडिंग डाल लो, रासायनिक अभिक्रियाओं का संगट्ट सिद्धांत, रासायनिक अभिक्रियाओं का संघट्ट सिद्धांत, संघट्ट सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी। ठीक है, कोलिजन थ्योरी। देखो ध्यान से, मान लो मेरे पास एक क्रियाकारक A है, एक क्रियाकारक B है, जब इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी तो उत्पाद कैसे बनता है, कैसे बनता है, जब दोनों के बीच में प्रभावी टक्कर होगी। संगट्ट का मतलब होता है बेटा टक्कर, इस संगट्ट का मतलब क्या होता है, टक्कर। जब तक दोनों के बीच में टक्कर नहीं होगी कैसे रिजल्ट आएगा, हाँ है ना, कि क्या बनेगा। जब तक भयंकर टक्कर ना हो एकदम बढ़िया से, तब तक तो पता नहीं लग सकता। ओके, तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर ये सिद्धांत ये बताता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पाद जो बनता है वो क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्कर से बनता है। जब तक क्रियाकारक अणुओं के बीच में टक्कर होगी, टक्कर नहीं होगी उत्पाद बनेगा नहीं, टक्कर होगी तो ही उत्पाद बनेगा। मतलब क्रियाकारक अणु आपस में एक दूसरे के साथ लड़ मरेंगे, भिड़ चुकेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, ओके।
तो पहली बात, ये सिद्धांत दिया किसने, इतना टाइम किसके पास था कि ये सिद्धांत दिया, कौन थे वो वैज्ञानिक, जरा देखो ध्यान से। गिवन बाय मैक्स ट्राउड्स एंड विलियम लुइस। मैक्स ट्राउड्स और विलियम लुइस, इन्होंने यह सिद्धांत दिया। अब इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया, वही बात, जब क्रियाकारक, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है बेटा, उसमें क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्कर होती है, संघट्ट होता है, ठीक है। टक्कर जितनी ज्यादा प्रभावी रहेगी, उत्पाद बनने के चांस उतने ज्यादा हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? ये सिद्धांत टक्कर के बारे में बात करता है। थोड़ी थ्योरी आएगी, थोड़ी बहुत थ्योरी आएगी बीच में। अब आज के इस लेक्चर में थोड़ी थ्योरी आएगी आज, या मैं बोलूं अभी थ्योरी चलेगी सब। ओके, तो मैक्स ट्राउड्स ने ये बोला कि जब क्रियाकारक अणुओं के बीच में टक्कर होगी तो ही उत्पाद बनेगा। तो कुछ बातें हैं जो इसकी हम लिख लें, ठीक है, इसकी कुछ खास बातें, ठीक है। यहां पर मेन पॉइंट्स जो हमें यहां पर देखने हैं, समझने हैं। पहला पॉइंट, ठीक है, उत्पाद कब बनता है, जब तक क्रियाकारक अणुओं के बीच में टक्कर नहीं हुई। तो उत्पाद का निर्माण क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्कर के द्वारा होता है, जब तक वो आपस में भिड़ेंगे नहीं, एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। ओके, हाँ जी, इस सिद्धांत के अनुसार उत्पाद का निर्माण क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्कर द्वारा होता है, अणुओं के मध्य टक्कर द्वारा होता है, टक्कर द्वारा होता है। ओके, अब टक्कर होना ही जरूरी नहीं है, एकदम भयंकर टक्कर होनी चाहिए, तभी तो एकदम भयंकर, मतलब भयंकर नुकसान होना चाहिए, ऐसी बात। मतलब एक क्रियाकारक अणु का ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल दूसरे क्रियाकारक अणु के संपर्क में आना चाहिए, हाँ है ना। जैसे कि मान लो एक गाड़ी हल्की सी साइड से क्रैश कर टच करते हुए निकल जाए, कि हल्का सा ही टच हुआ है, लेकिन जब देखते हो भयंकर एक्सीडेंट का मतलब आमने सामने से भिड़ंत हुई, तो वही वाली बात है, जब तक भयंकर टक्कर नहीं होगी आपस में, तब तक उत्पाद नहीं बनेगा। हाँ जी, केवल वे ही टक्करें क्रियाकारक से उत्पाद का निर्माण करती है जो कि प्रभावी होती है। इफेक्टिव कोलिजन होगा तो ही आपका प्रोडक्ट बनेगा। केवल उन्हीं टक्करों से, टक्करों का मतलब संघट्ट, टक्करों का मतलब लिख लेना संघट्ट, ठीक है। केवल उन्हीं टक्करों से उत्पाद का निर्माण होगा जो प्रभावी होती है, अब प्रभावी की क्या पहचान है, तो अभी हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें सक्रियण ऊर्जा, देहली ऊर्जा, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लो। और एक छोटी सी परिभाषा है संघट्ट आवृत्ति, वो भी हम देख लेते हैं। हाँ जी, तो यह दो बातें तो आपको पता चल गई कि भैया कि टक्करें होती है, और उसमें भी वो टक्करें क्रियाकारक से उत्पाद कन्वर्ट करने में ज्यादा ध्यान देती है जो प्रभावी होती है। अब यहां पर एक आगे की बात हम बढ़ाएं तो उससे पहले एक पढ़ लेते हैं बेटा, संघट्ट आवृत्ति। संघट्ट आवृत्ति Z, बस एक डेफिनेशन लिख लो, ओके। संघट्ट आवृत्ति क्या होता है, एक सेकंड में, जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास एक पात्र है, इस पात्र में मैंने दो क्रियाकारक डाल रखे हैं, A और B।
तो इनके अणुओं में टक्कर होगी। तो 1 सेकंड में, जैसे मैंने घड़ी में टाइमर सेट कर दिया, 1 सेकंड में जितने अणु एकांक आयतन में एक दूसरे के साथ टक्कर करेंगे, उन टक्करों की संख्या संगत आवृत्ति कहलाती है। मतलब 1 सेकंड में एकांक आयतन में टक्करों की संख्या क्या कहलाती है? संगत आवृत्ति कहलाती है। और याद करो, हमने आवृत्ति की परिभाषा क्या पढ़ी थी? 1 सेकंड में एक बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या। तो यहाँ पे टक्करों की संख्या हो गई। तो संगत आवृत्ति का इसका परिभाषा क्या होता है? इसकी परिभाषा क्या होती है बेटा? 1 सेकंड में एकांक, प्रति सेकंड लिख लो यार, प्रति सेकंड लिख लो, प्रति सेकंड एकांक आयतन में क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या या संगठनों की संख्या, टक्करों की संख्या संगत आवृत्ति Z कहलाती है। ओके, ये था डेफिनेशन, और कुछ मतलब नहीं था, बस लिख लो उसका। ओके, हमें कोई यहाँ पे बाकी ज्यादा चीज जाननी नहीं है। अब इतनी बात हुई। अब देखो ध्यान से, हम वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं कि यार प्रभावी टक्करें हो तो क्या चीजें होनी चाहिए। प्रभावी टक्कर होने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। जब 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलोइड कर रहे हो तो उसमें 2 कंडीशंस होनी चाहिए। तो यहां पे अब लिख लो, प्रभावी टक्कर होने के लिए आवश्यक शर्त, प्रभावी टक्कर के लिए आवश्यक शर्त, प्रभावी टक्कर के लिए आवश्यक शर्त, क्या शर्त? पहली शर्त, थ्रेशोल्ड एनर्जी, दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी? जैसे कि नीट का एग्जाम 720 नंबर का होता है ना। जैसे कि सपोज करो उसकी कट ऑफ, भाई मैं मान लेता हूं, जनरल के हिसाब से मान लेता हूं, जनरल वाले बच्चों को 630 से ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे तब मेडिकल कॉलेज मिलेगा, हाँ या ना? उससे ज्यादा लेके आओगे तो मिल ही जाएगा। तो 630 मिनिमम नंबर है। ओके, मान लेते हैं सारे बच्चे जनरल वाले हैं, तो 630 मिनिमम नंबर है, वो लेकर आ गए, फिर तो आपके अंदर वो आ ही जाएगा ना। जैसे कि आप ऐसे बोलते ना, एक जमाने में ना बहुत बढ़िया गेम खेलता था, बहुत बढ़िया, एकदम पीक पर था, मैंने प्लेटिनम आ गया था एकदम बढ़िया से, कि एक टाइम पे ना मैं बहुत बढ़िया डांस करती थी, एक टाइम पे मैं बहुत बढ़िया मेहंदी ड्राइंग्स वगैरह बनाती थी, बढ़िया से गेम में पार्टिसिपेट करती थी, है ना। तो ऐसे ही लाइफ में आपके पास एक टाइम आएगा कि मैं अपने पीक पर था, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो चीजें खत्म होने लगती। तो उसी तरीके से, तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है बेटा? कि यह क्रियाकारक अणुओं की न्यूनतम ऊर्जा है। क्रियाकारक अणुओं की मिनिमम ऊर्जा, की क्रियाकारक अणुओं की इतनी ऊर्जा तो होनी चाहिए, तभी जाकर के ये उत्पाद में कन्वर्ट होंगे। यह वह न्यूनतम ऊर्जा है जो कि क्रियाकारक अणुओं को उत्पाद में कन्वर्ट होने के लिए आवश्यक होती है। इतनी तो होनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आपको नीट के जरिए मेडिकल कॉलेज चाहिए तो 630 नंबर तो लाने पड़ेंगे, इतने लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वही है यहां पर दहली ऊर्जा। तो दहली ऊर्जा क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसकी? क्रियाकारक अणुओं की। वह न्यूनतम ऊर्जा जो क्रियाकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित
होने, क्रियाकारक, वह न्यूनतम ऊर्जा जो क्रियाकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होती है, आवश्यक होती है। ठीक है, दहली ऊर्जा कहलाती है, दहली ऊर्जा कहलाती है कि इस बैरियर को क्रॉस कर जाओ फिर कोई दिक्कत नहीं, इस अवरोध को पार कर लो, 630 से ज्यादा नंबर आ गए तो कॉलेज तुम्हारा, फिर कोई नहीं रोक रहा तुम्हें, मतलब इतनी ऊर्जा ले आओ फिर उत्पाद तो बन ही जाएगा। ये पहला फैक्टर। दूसरा, सर मैंने की क्या, मेरे टेस्ट में तो नंबर ही नहीं आ रहे, सर मेरे टेस्ट में 500 नंबर, 400 नंबर, 350 नंबर, इतने नंबर आ रहे हैं, तो बताओ मैं क्या करूं। सर मुझे मोटिवेट करो, मुझे एक्टिव करो, मुझे एक्टिवेट करो ताकि मैं और एनर्जी ले आ पाऊं। तो उसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ है ना, कोशिश तो करो यार। फिर टीचर बोलता है ना, फिर आप बोलते सर शायरी सुना दो, सर मोटिवेशन नहीं आ रहा, सर मोटिवेशन, एक शायरी सुना दो सर, बस मैं मोटिवेट हो जाऊं, बस वही मोटिवेशन है, सक्रिय एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, क्रियाकारक अणुओं की आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा ताकि वो उत्पाद में कन्वर्ट हो सके। सर मेरी इतनी एनर्जी तो है, मुझे यहां तक, सर अभी मेरा लेवल यहाँ है, मुझे यहां तक आना है, जिस दिन यहां लगेगा मैं काम कर लूंगा। सर मेरे टेस्ट में 630 तो नहीं आ रहे, लेकिन 550 नंबर आ रहे, क्या करूं मैं, क्या करूं, है ना, आप पूछते हो। तो फिर हम आपको बताते हैं कि टेस्ट का एनालिसिस करो, टॉपिक्स को और अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चंस और ज्यादा करो, फिर अगर आप करते हो तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और फिर आप उस लेवल को टच कर जाओगे। तो वही सक्रिय ऊर्जा क्या है, क्रियाकारक अणुओं की आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा। ठीक है, ठीक है, यह क्रियाकारक अणुओं को दी गई आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा होती है, जिससे कि वह उत्पाद में परिवर्तित हो सके, उत्पाद में परिवर्तित हो सके, उत्पाद में परिवर्तित हो सके। क्या ये बात समझ में आई? तो दोनों फंडे क्लियर हुए, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, हाँ या ना, क्लियर हो गया? अरे समझ में आ गया, हाँ है ना, मतलब आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त एनर्जी जो आपको चाहिए कि भाई तू कर सकता है, हाँ है ना, क्लियर हुआ? एक तो हम तो जैसे कि मैं कोई चीज खरीदना चाहता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं यार क्या मतलब है, लेकिन एक होता है मोटे, अरे खरीद तो सही, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, जैसे कि जैसे कि मैं बताऊं, मेरे को सर्दियों में जैसे कोट चाहिए था, मेरे को ब्लेजर होता ना, जैकेट, एकदम बढ़िया सा जैकेट। अब मैं जैकेट खरीदना चाह रहा था, लेकिन यार मेरे को क्या जरूरत पड़ रही है यार, लेकिन एक ने बोला अरे खरीद ले, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खरीद ले। तो वैसे तो उसी तरीके से एक मोटिवेट करने वाला भी होना चाहिए, अरे तू कर, मैं हूं ना, तू कर, फिर आप कर देते हो। तो वही वाली बात है। ठीक है, तो यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी भी आपको चाहिए होती है। अरे यार अब तो आप अपने जनरल ओबीसी एसटी एससी करने लग गए, सब जनरल वालों के साथ ऐसा क्यों होता है, हाँ है ना सर, ऐसा काहे होता है? अरे भाई ठीक है, मजा आ गया, ओके, ये वाला क्लियर हो गया।
हाँ जी, थोड़ा जल्दी लिखा करो पिछली स्लाइड पे। यू अभी इतना स्लो लिखते हो क्या पिछली स्लाइड पर यू? हाँ जी, अब तुम, मेरे को पता है तुम कट ऑफ पूछोगे, सर अब बता दो एसटी कट ऑफ कितनी, ओबीसी कट ऑफ कितनी। बेटा अपना मकसद कट ऑफ नहीं था, उसके लिए आप यूट्यूब पे देख लेना, वहां पे दे रखी है बढ़िया बढ़िया वीडियोस। ओके, वहां पे देख लेना कि कितनी कट ऑफ जाती है, कितनी कट ऑफ नहीं जाती है। टॉपिक से मत हटो, टॉपिक पर आओ। ओके, जनरल वालों की 630, कम से कम 630 नंबर लेके आने पड़ेंगे, तब आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। ओबीसी वालों के 5 नंबर कम कर लो, 625 मिनिमम नंबर आने चाहिए तुम्हारे, तब जाके तुम्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। एसटी एससी की बात करें बेटा, कम से कम 550 नंबर तुम्हें चाहिए। ओके, और हो सकता है कि जिस स्टेट से तुम बिलोंग करते हो, स्टेट कोटा का, वहां का बेनिफिट मिल जाए, तो तुम्हारे थोड़े कम नंबर में मिल सकता है। ठीक है, ओके, लेकिन इतने मिनिमम तो आने ही चाहिए। अब वापस आते हैं टॉपिक पर, टॉपिक से हटो मत। जैसे कि अब यहां पर इतनी बातें तो हमने देख ली, अब एक ग्राफ बनाते हैं, अब एक ग्राफ बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहां पर आर आपके पास क्रिया कारक है, ये है आपके पास प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, क्रिया कारक उत्पाद, क्रिया कारक उत्पाद। तो यहां पर अभिक्रिया की प्रगति और इधर है ऊर्जा, इनके बीच में हम ग्राफ बना रहे हैं। तो जरा देखो ध्यान से, हर एक, जैसे कि आप टेस्ट में नंबर, हर एक बच्चा टेस्ट देता है, किसी के 0 नंबर आए कभी नहीं आएंगे, कुछ मिनिमम नंबर तो आते ही है। तो हर एक क्रिया कारक की कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी तो होती होती, बिल्कुल 0 तो नहीं होती ना, नहीं होती। यहां पे मेरे पास क्रिया कारक आर, अब इसको किस में कन्वर्ट होना है? प्रोडक्ट में। तो जरा देखो ध्यान से, कोई ऊर्जा और स्थायित्व में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है, हम ये भी जानते हैं। जिसकी ऊर्जा ज्यादा उसका स्थायित्व कम। सपोज करो हम ऐसी अभिक्रिया करवा रहे हैं जिसमें क्रिया कारक की ऊर्जा इतनी है और उत्पाद की ऊर्जा इतनी है, ये आपका प्रोडक्ट। थोड़ा इसको और ऊपर कर देता हूं ताकि मेरे को दिखाने में आसानी रहे। ये मेरे पास यहां पर आ रहा, ठीक है, ओके, यहां से यहां जाना है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ये है ऊर्जा अवरोध, ये है ऊर्जा अवरोध। इस ऊर्जा अवरोध पर तुम्हें क्रॉस करना पड़ेगा, इसको पार करना पड़ेगा। तुम इसके बराबर ऊर्जा लेके आ जाओ, उसमें कन्वर्ट हो जाओगे, हाँ है ना? ठीक है, एक बार यहां पहुंच गए ना, मजा तो एवरेस्ट पे चढ़ने का आता है ना, हाँ, फिर तो आराम आ जाता है। अब बस चढ़ गए अपन, फिर थोड़ी ना एनर्जी लगानी पड़ती। एनर्जी तो यहां लगानी पड़ती है ना, जब अपन किसी पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं या फिर किसी मतलब चढ़ाई कर रही होती है गाड़ी, तो वहां जोर लगता है ना, भूं भूं भूं, फिर तो आराम से आ जाती। एनर्जी यहां तक चाहिए। और ये है बेटा आपका, ये है ऊर्जा अवरोध, ऊर्जा अवरोध, पोटेंशियल बैरियर, ऊर्जा अवरोधक। ओके, तो क्रिया कारक से जब हम उत्पाद में कन्वर्ट होंगे, जैसे कि सपोज करो यार, जैसे कि आप अभी, मैं जैसे दिल्ली में हूं, गुड़गांव में हूं, अब मुझे कोटा जाना है, अपने घर जाना है, बीच वाली जगह से मेरे को मतलब ही नहीं है। बीच में अलग अलग जगह आएगी, बीच में मथुरा भी आएगा, इधर से भरतपुर भी आएगा, सवाई और भी कोई जगह आएगी, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मतलब है, लेकिन मेरे लिए या तो यहाँ स्टेबिलिटी है या वहां, अरे घर पर आ गए। जैसे आप स्कूल से निकलते निकलते बस किसी भी हाल में घर पहुंच जाऊं, यार घर पे मेरे को सोना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है। तो आपके लिए स्टार्टिंग और लास्ट से मतलब है, बीच में क्या हो रहा है, हाँ है ना? तो इनिशियल और लास्ट ये इंपॉर्टेंट है, बीच में तो सब हमारे लिए तो रास्ता ही है, एक पाथ है जिससे हमें गुजरना है। तो जरा देखो ध्यान से, क्रिया कारक से उत्पाद की ओर जाते हैं तो बेटा एक आता है ऊर्जा अवरोधक, वहां पर होती है आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा, हाईएस्ट एनर्जी होती है इस पॉइंट पर। ओके, यहां तक एनर्जी बढ़ेगी, फिर आपकी एनर्जी घटती जाएगी इस तरीके से। एक बार यहां तक पहुंच जाओ बस किसी भी तरीके से, फिर तो आराम से चले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये है आपका इसका ग्राफ।
अरे इस तरीके से इसको आप बना सकते हो सुंदर सुंदर डिजाइन में, ऐसे। ये है, ये जो पॉइंट है बेटा, ये है आपके पास, यहां पर प्राप्त होती है आपको संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था इस पॉइंट पर, ट्रांजिशन स्टेट। ओके, ये मैक्सिमम एनर्जी है, ये क्रियाकारक अणु की एनर्जी है। भाई क्रियाकारक अणु की इतनी एनर्जी है। ओके, इतना समझ में आ गया। तो यहां से अब देखो दहली ऊर्जा कितनी है, 0 से लेकर के यहां तक। भाई दहली ऊर्जा क्या होती है, क्रियाकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो कि उन्हें उत्पाद कन्वर्जन में आवश्यक होती है, कि यहां से लेके यहां तक जाना है। टोटल एनर्जी तो 0 यहाँ है ना, 0 से लेके यहां तक तुम्हें इतने नंबर लेके आने हैं। तो यहां से लेकर यहां तक का जो ये ऊर्जा अंतराल है, ये कहलाएगा आपकी दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा, हाँ है ना। लेकिन आपकी ऊर्जा इतनी तो है, आपको यहां तक और लानी है, ये आपकी अतिरिक्त ऊर्जा, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, ईए। ईए एक्टिवेशन एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ईए से, ईए से, हाँ या ना। ये है क्रियाकारक की ऊर्जा और ये है उत्पाद की ऊर्जा, उत्पाद की ऊर्जा। ओके, इन दोनों के बीच का ऊर्जा अंतराल ये कहलाता है डेल्टा एच, एंथैल्पी परिवर्तन। ये कहलाता है एंथैल्पी परिवर्तन। सब हम लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे, पहले इतना लिख लो। अच्छा, क्रिया का अभिक्रिया आगे भी जा सकती है, पीछे भी तो जा सकती है। भाई आपने पढ़ा होगा अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, अग्र दिशा में, पश्चिम दिशा में। अग्र दिशा में ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड आगे बढ़ाना हो क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड करना, पीछे आने को बैकवर्ड, बैकवर्ड, बैकवर्ड। तो ये है फॉरवर्ड रिएक्शन का एफ, एफ फॉर फॉरवर्ड, मैं लिखवा दूंगा इनके बारे में। और यहां पर इसको यहां तक आने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, ये है ईए ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, पश्च अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा। तो ये ग्राफ बना लो, एक बार अच्छे से समझ लो इस ग्राफ को। हाँ जी, ये ग्राफ बना लो बेटा एक बार। अरे बना लो एक बार, फालतू बातें बातें नहीं करो, ग्राफ बनाओ। बना लिया बेटा? मेरे से निवेदन करने का कोई मतलब नहीं है, मेरी तो क्लास खत्म होने के बाद जहां मेरे को डालनी होती ना वहां मैं डाल देता हूं पीडीएफ, ठीक है? ओके, हाँ जी, इतनी बात क्लियर हो गई है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को समझते हैं। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। इस ग्राफ में आपको जो जो मेरे को बताना था वो मैं बता पाया कि भाई यहां से लेकर के यहां तक की टोटल एनर्जी होती है आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहां आपकी एनर्जी, आपको इतनी एनर्जी और चाहिए, ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, ये है आपका ऊर्जा अवरोध। यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आएगी संक्रमण अवस्था, मतलब बीच का रास्ता। भाई बीच, अगर मेरे को दिल्ली से कोटा जाना है, गुड़गांव से कोटा जाना है, तो बीच में बहुत सारे अलग अलग रास्ते आएंगे। मेरे को तो यहाँ जाके सुकून मिलेगा ना, जैसे आपको स्कूल से घर जाने पे सुकून मिलेगा, या आप कहीं बाहर थे लेकिन फिर घर जाके मजा आता है ना, खाना आए हाय आज तो घर का खाना मिल गया। 10-12 दिन तक बाहर घूम रहे थे, कहीं कहाँ थे, कहीं कहाँ थे, ढंग से खाना वाना नहीं हो पा रहा था, ठीक है, आय हाय सुकून मिल गया। तो ये है, ये प्रोडक्ट है, ये क्रियाकारक है। आर मतलब रिएक्टेंट, पी मतलब प्रोडक्ट। इतनी बात हो गई। अब यहां पर जैसे कि ई ए क्या है, ई ए एफ, ये है अग्र दिशा के लिए सक्रियण ऊर्जा, या अग्र अभिक्रिया के लिए, अग्र अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा, के लिए सक्रियण ऊर्जा। और ई एफ के बजाय ई बी हो तो पश्च अभिक्रिया के लिए संक्रमण ऊर्जा, पश्च अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा। ओके, ये हो गया बेटा, डन है मामला। अच्छा, और डेल्टा
डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी परिवर्तन। डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी परिवर्तन। इसको कैसे निकालते हैं देखो ध्यान से। एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच, एंथैल्पी परिवर्तन ये भी ऊर्जाओं का अंतर ही है भाई। क्रियाकारक की इतनी ऊर्जा थी, उत्पाद की इतनी ऊर्जा थी, तो उत्पाद की ऊर्जा माइनस क्रियाकारक की ऊर्जा, भाई इतनी ऊर्जा इसकी, इतनी ऊर्जा इसकी, तो इन दोनों का गैप इतना ही तो आया ना भाई। इसकी ऊर्जा इतनी थी, इसकी ऊर्जा, इन दोनों का अंतराल डेल्टा एच। तो डेल्टा एच क्या होता है बेटा? एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट। इसको सदैव अंतराल के रूप में लिखा जाता है। ये क्या है? उत्पाद की एंथैल्पी। उत्पाद की एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब ऊर्जा। ये है। रिएक्टेंट मतलब क्रियाकारक, क्रियाकारक की एंथैल्पी। ओके, एक तो डेल्टा एच यहां से निकाल सकते हैं, और एक देखो डेल्टा एच और है हमारे पास फॉर्मूला में। एक डेल्टा एच हम यहां पे देख सकते हैं और देख सकते हैं। ये समझ में आया? एचपी और एचआर। अब इस ग्राफ में बेटा आप एक बात और देखो यार, ये अंतर जितना है ना, ई ए इसके लिए इतना, इसके लिए ई ए इतना सारा, तो इसको इतनी ऊर्जा चाहिए, इसको इतनी ऊर्जा चाहिए, वो इनके ऊर्जा अंतराल के तो बराबर है। डेल्टा एच भाई इसकी ऊर्जा माइनस इसकी ऊर्जा, भाई इसकी एंथैल्पी माइनस इसकी एंथैल्पी हमने करी। या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यार यहां पर डेल्टा एच क्रियाकारक से उत्पाद जो बन रहा है, फॉरवर्ड अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा माइनस पश्च अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा, उन दोनों का अंतर। इसमें से इसको घटाओ या इसकी ऊर्जा में से इसकी ऊर्जा को घटाओ, बात तो एक ही है भाई। इसको यहां जाने के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए, यहां पे इतनी ज्यादा ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा ज्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि इसमें गैप भी तो है यार, हाँ या ना? इतना गैप है, ये गैप क्या है? डेल्टा एच। तो अगर इसमें इतना जोड़ देंगे तो इसकी बराबर की एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी ना। तो यहां पर डेल्टा एच, ये भी, इसका भी एक और फॉर्मूला, ई ए फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस ई ए बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये दोनों सूत्रों से आप डेल्टा एच ज्ञात कर सकते हो। इन दोनों फॉर्मूलों से डेल्टा एच ज्ञात कर सकते हो। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? क्लियर हो गया मामला? ओके, अब अगला सी, डेल्टा एच अगर एंथैल्पी परिवर्तन का मान, अगर मान लो, देखो यहां पे क्रियाकारक अणु की ऊर्जा इतनी, उत्पाद की इतनी, उत्पाद की कम हो गई, ऊर्जा निकल गई, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। मतलब उत्पाद की ऊर्जा माइनस क्रियाकारक की ऊर्जा, उत्पाद की कम है, क्रियाकारक की ज्यादा है, तो ऋणात्मक, पीछे वाला मान बड़ा है तो नेगेटिव आएगा, डेल्टा एच नेगेटिव, तो ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। और अगर डेल्टा एच का मान कैसा आया? पॉजिटिव आया, तो हम बोलेंगे ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आई? अगर इन दोनों का अंतर धनात्मक आ जाता है, इन दोनों का अंतर ऋणात्मक आ जाता है, मतलब इसकी ऊर्जा कम, इतनी सी ऊर्जा, इसकी इतनी ज्यादा ऊर्जा, इतनी कम ऊर्जा में से इतनी ज्यादा ऊर्जा घटेगी तो नेगेटिव ही आएगी ना। लेकिन अगर सपोज करो इसकी ऊर्जा ज्यादा होती, इसकी कम होती, तो पॉजिटिव आती ना, हाँ या ना? तो डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो ऊष्माशोषी है, और पॉजिटिव है ऊष्माशोषी है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो अब इन दोनों के लिए ग्राफ देख लेते हैं फटाफट से। यहां पर अभिक्रिया की प्रवृत्ति, प्रगति, भाई रिएक्शन किस दर से बैठ रही, बन रही है, बढ़ रही है, इधर ऊर्जा, इधर भी अगर मैं एनर्जी वर्सेस उसकी प्रगति, रिएक्शन की प्रगति के बीच में ग्राफ बनाऊं
तो अगर बेटा मैं यहां पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए बना रहा हूं और ऊष्मा क्षेपी के लिए बना रहा हूं, अगर डेल्टा एच कैसा है मेरा, नेगेटिव है, तो इसकी ऊर्जा ज्यादा रहेगी, इसकी ऊर्जा ज्यादा रहेगी, यहाँ पे ऊर्जा कम रहेगी। इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट रहेगा, यहाँ प्रोडक्ट रहेगा। ये ऊष्माक्षेपी के लिए उत्पाद की ऊर्जा कम, और ऊष्मा शोषी के लिए बनाया जाएगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा, यहाँ रिएक्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है, और ये ऊष्मा शोषी है। समझ पा रहे हैं बेटा आप? ऊष्मा शोषी रिएक्शन है। डेल्टा एच इसके लिए कैसा होगा, पॉजिटिव। ऊष्मा ग्रहण कर ली ना, उत्पाद की ऊर्जा माइनस क्रियाकारक की ऊर्जा। डन है क्या मामला? तो ऐसे इन ग्राफ को भी आप पढ़ सकते हो अच्छे से। तो क्या यार हमने यहां पर इन बातों को समझ लिया, इन बातों को अच्छे से क्लियर कर लिया? कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, सब सिंपल है, एकदम बक्खन है। ठीक है, और यहाँ पे अभी सर हमारे कौन सा न्यूमेरिकल बनेगा ये बता दो। इसमें से अभी तुम्हारे ज्यादा कुछ काम का आया नहीं है, बस हाँ ये तुम देख सकते हो डेल्टा एच क्या होता है। बहुत सारे बच्चे बोलते थे सर डेल्टा एच क्या होता है, ये कोई अलग चीज है क्या? भाई ऊष्माओं का ऊर्जाओं का अंतर है, देख लो। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ किसका बन रहा है, ऊर्जा का ही तो है, तो ये ऊर्जाओं का ही तो अंतर है। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर हो गई, ये हमने देख लिया। तो सक्रिय ऊर्जा क्या होती है वो समझ ली, देहली ऊर्जा क्या होती है वो समझ ली। ठीक है, डेल्टा एच, चाहे डेल्टा एच ऐसे निकालो या फिर वैसे निकालो, इन दोनों फॉर्मूले से हम डेल्टा एच ज्ञात कर सकते हैं, ये समझ लिए। अब सक्रिय ऊर्जा कौन कौन से कारकों पे डिपेंड करती है, ये पॉइंट हमें समझना है। अब यहां पर कुछ छोटी छोटी जानकारियां मैं आपको और बताना चाहता हूं। यार अगर ये गैप, क्रिया कारक को इतनी ऊर्जा चाहिए, ये गैप कम हो जाए तो इसके ऊपर जाने के चांस बहुत जल्दी है। देखो मान लो जैसे कि आपके नंबर आ रहे हैं 500 नंबर आ रहे हैं, और आपको 550 नंबर लेके आ जाओगे तो आपको कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। और मान लो आपके 500 के बजाय 530 नंबर आ रहे हैं, बस 20 नंबर के लिए और मेहनत करनी है, तो ज्यादा चांस उसके कन्वर्जन के है ना, तो वहां पे सक्रिय ऊर्जा कम चाहिए। तो यहां पर कौन कौन से कारक है जो सक्रिय ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, तो देखो ध्यान से लिख लो। सक्रिय ऊर्जा निम्न पर निर्भर करती है, निम्न पर निर्भर करती है। थोड़ा सा फास्ट लिखेंगे। अब पहला, अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक की प्रकृति कैसी है, मतलब क्रियाकारक अणुओं के बीच में जो बनने वाले बॉन्ड कैसे हैं, उसकी बंध ऊर्जा कैसी है, बंधों की संख्या कितनी है ना, बंध टूटेंगे जो भी है। अगर वहां पर सक्रिय ऊर्जा कम लगानी पड़ रही है मेरे को, इसका मतलब अभिक्रिया तेजी से हो जाएगी, या उसको तो बस थोड़ा सा, जैसे कि तांबा जलाने पे जलता नहीं है, लेकिन सोडियम को थोड़ा सा पानी में डाल दो, ब्लास्ट हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। तो अभिकारक वहां पे बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता है। तो सक्रिय ऊर्जा जिसकी जितनी कम होगी बेटा, उसकी दर उतना ही ज्यादा होगा, उसके लिए अभिक्रिया वेग उतना ज्यादा होगा, उसके लिए अभिक्रिया वेग उतना ज्यादा होगा, अभिक्रिया वेग उतना ही ज्यादा होगा। पहली बात तो ये सक्रिय ऊर्जा अभिकारक की प्रवृत्ति के ऊपर, प्रकृति के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा, उत्प्रेरक क्या लें, उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव। दो तरह के उत्प्रेरक होते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक जो आपको मोटिवेट करता है, अरे बस पास ही में तो है यार। ऋणात्मक पर ओ बहुत दूर है, वहां कौन जाए, यहाँ घर पे खा लो खाना वाना, क्या जाना है बात। एक पॉजिटिव, एक आपको पॉजिटिव कर रहा है, एक आपको नेगेटिव कर रहा है, एक आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, एक नेगेटिव। तो सकारात्मक, एक धनात्मक उत्प्रेरक,
एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे। अरे कुछ डर मत, मैं हूं ना, तो फिर तेजी तेजी से भागोगे आप, ठीक है। जब एकदम आप एनर्जी ड्रिंक पीते हो, एकदम जोश में आ जाते हो, जब गोलियां खा रहे होते हो बुखार की, जो नॉर्मल काम करते हो उसमें भी और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, बीमार हो रहे होते हो, तबीयत बहुत डाउन हो जाती है ना, धनात्मक उत्प्रेरक ये कम कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगी, दर बढ़ जाएगी, हाँ या ना। ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक ये क्या कर देंगे, ये को और बढ़ा देंगे, दर कम हो जाएगी, हाँ या ना, बोलो। तो अगर हम यहां पर वापस एक ग्राफ बनाएंगे बेटा, रिएक्शन की प्रगति इधर ऊर्जा, ठीक है। यहां पर आपका रिएक्टेंट है, यहां पर आपका प्रोडक्ट है, ओके। बिना उत्प्रेरक के सपोज करो इसको इतनी ऊर्जा चाहिए थी, है ना, तो ये है इसका पोटेंशियल बैरियर, ये इसको अभी इतनी चाहिए। लेकिन अगर मैंने कौन सा उत्प्रेरक ले लिया, धनात्मक, तो वो ए का मान कम कर देगा, इसके ए के मान में कमी आ जाएगी, तो अर्थात ये ए का मान पहले इतना था, ये घट जाएगा, ए का मान सिर्फ इतना ही आएगा, तो यहां पर कम ऊर्जा चाहिएगी ना, तो ये डैश हो गया, ये डैश हो गया। तो ये तो बिना उत्प्रेरक में, ये धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, समझ में आया, ये वाला पॉइंट धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति मिला, ये बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में था, तो ऊर्जा कम कर देंगे। ये यहां से लेके यहां तक की ऊर्जा ये, और ये डैश, तो यहां पर क्या हो गया कि यार सक्रिय ऊर्जा पहले से घट गई, मतलब ये जो किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में हुआ, ये हुआ धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऐसा हुआ। और ये बिना उत्प्रेरक वाला केस था, बिना उत्प्रेरक के, तो ये ग्राफ से भी आप समझ पा रहे हो कि उपस्थिति में क्या था, ये क्लियर हो गया। तो सक्रियण ऊर्जा इन दो कारकों के ऊपर तो डिपेंड करती ही करती है। और एक तीसरा कारक, ओरिएंटेशन, कि जब परमाणु इसके अणु टक्कर कर रहे हैं, परफेक्ट करे एकदम, ये ऐसे सीधे आया, ये ऐसे आया, टक्कर ही नहीं कर पाएगा, इसके ऊपर नीचे वाले परमाणु तो ऐसे फ्री रह गए, है ना, तो उत्पाद इतना बन नहीं पाएगा। जब तक इफेक्टिव टक्कर, ताली परफेक्ट कब, ऐसे अगर अपन ऐसे ताली बजा दूं, उतनी बढ़िया से तेज आवाज तभी आएगी जब बढ़िया से ढंग से यहां पर बजाई जाएगी ताली। तो यहां पर अगर हम देखें, ये तो क्लियर हो गया। थर्ड, इनका ओरिएंटेशन, थर्ड इंपोर्टेंट बेटा इनका अभिविन्यास, क्रियाकारक अणुओं का अभिविन्यास, ओरिएंटेशन भी तो इंपोर्टेंट है कि कैसा हो, इस पर भी बात डिपेंड करती है। जैसे कि अगर दोनों एकदम प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ मिल रहे हैं, जैसे कि दो केस में यहां पे लेता हूं। केस फर्स्ट, मान लो ये ए अणु है जिसके दो परमाणु ये रहे, ये बी अणु है जिसके दो परमाणु ऐसे रहे, ये दोनों आमने सामने से आए, एकदम बढ़िया, इसका पूरा सरफेस उसके पूरे सरफेस के साथ टकराया, एकदम परफेक्ट कोलिजन हुआ, और ये ए के परमाणु, ये बी के परमाणु आराम से एक दूसरे के साथ टकराए, हाँ या ना। तो यहां पे ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया, संक्रमण अवस्था बन गई। ये तो है क्रियाकारक,
ओके, ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स, मतलब संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था ये बन गई। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पे तो एनर्जी ज्यादा है, इसमें तो स्टेबिलिटी रहेगी नहीं, तुरंत टूट जाएगा। और यहां पर ये ए बी बन गया, एक ये भी ए बी बन गया। क्लियर? इस तरीके से ये ब्रेक हो जाएगा। नेहा यादव, बेटा मैं पढ़ा रहा हूं क्लास में यार। ओके, इस तरीके से ये ब्रेक हो जाएगा, ये बन जाएंगे आपके उत्पाद। तो ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करता है, अभिविन्यास कैसा है उनका, उन पे भी डिपेंड करता है। और अगर मान लो ये आमने सामने ना आ रहे होते, एकदम परफेक्ट कोलिजन नहीं होता, तो फिर यहां पर यह है प्रभावी टक्कर। प्रभावी टक्कर होगी तो उत्पाद बन जाएगा, प्रभावी टक्कर नहीं होगी तो उत्पाद नहीं बन पाएगा। तो देखो ध्यान से, यहां पर केस नंबर 2 फटाफट से लिख लो यार, ठीक है। मान लो यहां पर ये 2 परमाणु ऐसे हैं इस ए अणु के, और इसके 2 परमाणु ऐसे हैं, ये इस दिशा में आ रहे हैं, ये इस दिशा में आ रहे हैं। ऐसे थोड़ी टक्कर होती है यार, टक्कर तो एकदम आमने सामने से आ रहे होते तब होती ना, ठीक है। तो यहां पर ये ए के 2 अणु परमाणु, ये बी के परमाणु आए, इस तरह से जुड़ गए। भाई ये इधर से टकरा है, ये इधर से टकरा है, वो इधर आ रहा था, ये इधर जा रहा था, तो कोई मजा नहीं आया। फिर यहां पर वापस से ये अलग हो जाएंगे, इससे उत्पाद नहीं बनेगा। तू इधर जा वापस, मैं अपने रास्ते जाता हूं। ये है प्रभावी टक्कर। ठीक है, ये है अप्रभावी टक्कर। समझ में आ गया? ये खत्म, ये खत्म। अब इसके बाद बेटा इसमें आता है आरएनएस का समीकरण। ठीक है, आरएनएस का समीकरण, उसको अपन अगले लेक्चर में देख लेंगे, मंडे को देख लेंगे। ठीक है, ये चैप्टर अपना ज्यादा नहीं बचा हुआ है। इस चैप्टर में मुझे आपको क्या पढ़ाना है, अब देखो ध्यान से, उस पर आते हैं। इस चैप्टर में हम कल की क्लास, मतलब मंडे की क्लास में बहुत कुछ कर लेंगे। मंडे की क्लास में हम इसमें क्या कर लेंगे, आरएनएस समीकरण देख लेंगे, मैक्सवेल का ऊर्जा वितरण किस तरह से होता है वो देख लेंगे, ताप गुणांक देख लेंगे, वो चीजें क्लियर हो जाएगी तो लास्ट वाला पार्ट खत्म। फिर इसमें अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, उसके अलग अलग मेथड भी मैं आपको बता दूंगा। ज्यादा कुछ नहीं है, वो मुश्किल से थोड़ा सा काम है, जिसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नहीं, ये कुछ बड़ा चैप्टर है। ओके, तब अपने पास इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे अच्छे से, और फिर उसके बाद आगे की बातें भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी, तो यहां पर ये सारी बातें क्लियर हो चुकी है, ये सारी बातें क्लियर हो चुकी है बेटा। हाँ जी, तो आज ही चैप्टर खत्म कर दो भाई। नहीं ना, आज ही चैप्टर खत्म कर दो, पेपर टेस्ट कौन देगा? ठीक है सर, नेगेटिव होगा तो ग्राफ ऊपर, हाँ नेगेटिव होगा तो ग्राफ ऊपर चढ़ जाएगा बेटा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा उस पर मैं आगे बताऊंगा, बाकी बातें आगे। अरे भाई कर दी ना क्लास एंड। आप छुट्टी पे कब जाओगे बेटा? मैं छुट्टी पे जाऊंगा 29 और 30 तारीख को, लेकिन वो शायद आपकी छुट्टी नहीं हो पाएगी, मेरी जगह कोई दूसरे टीचर ले लेंगे क्लास, पार्थ सर अपनी क्लास बढ़ा लेंगे या फिर पालीवाल सर ले लेंगे। ओके, हाँ जी, तो ईबी माइनस ईएफ होगा, नहीं, अग्र अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा माइनस पश्च अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा। ठीक है सर, ग्राफ गलत हो गया है भाई। कौन सा ग्राफ गलत हो गया है बता दे? ये वाला, ये वाला देख, उत्पाद की ऊर्जा कम हो गई ना, ऊर्जा निकल गई। यहाँ पे उत्पाद की ऊर्जा ज्यादा हो गई, ऊर्जा सोच ली, उष्मा शोषी। सरफेस केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे। हाँ जी, बाय 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 बाय। तो आप सभी का बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं बेटा जी, सेम टाइम सेम जगह। थैंक यू, जय हिंद। बढ़िया से टेस्ट की तैयारी करो।